एक करिश्मा होने वाला था। क्या जादुई पंखा नाकामयाब जादू के बुरे असर से चंद्र कबीले के सरदार के शरीर में लगी आग को भड़काने वाला था? ये एक आम सा पंखा ऐसा कर सकता था? जब तक राज के दिमाग में ये सब सवाल चल रहे थे, उतनी देर में सहस्त्रबाहु संपूर्ण सुरक्षा कवच को काबू करते हुए घुमाने लगा और बड़ी मुश्किल से उसे एक मौका मिल गया। हंसते हुए आसमान में उछलकर वो राज और शाही जूनियर के ऊपर पहुंच गया। तभी उसकी तलवार गोल गोल घूमने लगी। तलवार की रोशनी आधे चांद के जैसी थी, जो कि घूमती हुई राज और शाही जूनियर की तरफ बढ़ रही थी। सहस्त्रबाहु अभी तक माया पंछी के कवच को नहीं देख सकता था। माया पंछी का कवच भी फकीर की उड़ती तलवार जितना ही ताकतवर था। जिनकी भी ताकत शाही शेर से कम थी, वो इस कवच को नहीं देख सकते थे। राज और शाही जूनियर अभी माया पंछी के कवच में सुरक्षित थे, इसलिए वो माया पंछी को देख सकते थे। लेकिन सहस्त्रबाहु की नजरों में राज और शाही जूनियर नौसिखिए थे, जिनमें हिम्मत तो थी लेकिन दिमाग नहीं था, और जो बिना किसी तैयारी के जंग के मैदान में खड़े थे। सहस्त्रबाहु ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकता था जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आने वाला था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी तलवार इन दोनों को काट डालेगी, लेकिन उसकी तलवार माया पंछी से जाकर टकरा गई और वहीं रुक गई। माया पंछी का कवच बहुत ज्यादा ताकतवर था। बस इसीलिए ही शाही शेर ने इस कवच के हवाले राज और शाही जूनियर को छोड़ दिया था। अपनी तलवार के हमले को नाकाम होता देख सहस्त्रबाहु हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसकी समझ में आ गया कि ये दोनों लोग किसी ताकतवर जादुई खजाने से सुरक्षित थे। तो ये रक्षात्मक जादुई खजाना है, लेकिन कब तक ये मेरा मुकाबला कर पाएगा? भले ही इसकी ताकत कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन मैं इसे निस्तेनाबूद कर दूंगा। सहस्त्रबाहु ने मन ही मन सोचा और उसने एक छलांग भरकर अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी तलवार का नाम सहस्त्र भेदी था, जो कि 1.1 मीटर लंबी सोने की बनी थी। ये तलवार बहुत ही मजबूत थी। उसकी मजबूती इसी रैंक की बाकी तलवारों से बढ़कर थी। तलवार बहुत ही नुकीली थी, जो चौथी रैंक के किसी भी जादूगर को चीर सकती थी। ये तलवार चंद्र कबीले में एक विरासत के तौर पर दी जाती थी, जिसे काफी खास माना जाता था। चक्कर दे टक्कर। सहस्त्रबाहु ने अपनी तलवार घुमाकर एक मंत्र पढ़ा और उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। इसी समय राज ने अपना जादुई पंखा बाहर निकाल लिया और उसकी स्पीड को 6 गुना बढ़ाकर सहस्त्रबाहु की तरफ कर दिया। तभी एक ऐसा हमला हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ये जादुई पंखा आग और हवा के हमले कर सकता था, लेकिन जिस तरह से राज ने यह पंखा घुमाया वो किसी हमले की तरह नहीं लग रहा था। जब तक सहस्त्रबाहु को शक हो पाता, उसकी पीठ और हाथ में जलन होने लगी। सहस्त्रबाहु कुछ कर पाता इससे पहले ही उसके आग भरे घाव जलने लगे और वो किसी आग को गेंद में बदल गया। पलक झपकते के साथ ही सहस्त्रबाहु जलकर खाक हो गया। उसका सारा सामान राख बनकर उड़ गया। इसी समय इसी आग में सतरंगा जाफुल भी जलकर खाक हो गया। यहाँ तक कि सहस्त्र भेदी तलवार ने भी आग पकड़ ली और अचानक अपने मालिक के राख बनते ही तलवार भी जमीन पर गिर गई। गिरने के पहले तक तलवार राज के ठीक सामने तक पहुंच गई थी, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं थी। उसकी आग भी बुझ गई थी। पंखे को पकड़े हुए राज ने जब तलवार को इतनी करीब से देखा तो उसका गला डर के मारे पूरी तरह सूख गया। एक जादूगर जो काफी ताकतवर था, वो एक पंखे की बदौलत राख हो गया था। पिछले कुछ ही दिनों में राज का ये तीसरा कत्ल था, जिनमें से हर एक दूसरे से ताकतवर था। आग पर काबू पाने वाला पंखा। शाही जूनियर ने राज के हाथ में पंखे को देखकर कहा। उसे जैसी उम्मीद थी कि पंखा वाकई काम का था, बस जादूगरों को कुछ जादुई खजानों का इस्तेमाल करना नहीं आता था। राज ने पंखे को पकड़े हुए ही तलवार की तरफ देखा। अपने घुटने पर बैठकर उसने सहस्त्र भेदी तलवार को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। थोड़ा सा छूकर ही राज समझ गया कि आग लगने के बाद भी तलवार ठंडी थी। अगर तलवार पर कालिख न लगी होती तो शायद राज को लगता कि तलवार में लगी आग कोई भ्रम थी। चंद्र कबीले वालों को अपने सरदार सहस्त्रबाहु की मौत समझ में भी नहीं आई। उन्होंने अपने ताकतवर सरदार को हवा में छलांग लगाते देखा और फिर तलवार का हमला करते हुए। फिर उसने चंद्र कबीले की सबसे ताकतवर टेक्निक चक्कर से टक्कर का इस्तेमाल किया। उसके बाद चंद्र कबीले का सरदार
आग का गोला हो गया और राख हो जाने तक चलता रहा। अब उनका कबीला नेता के बिना हो गया था, जिससे कबीले के लोगों में अफरा तफरी मच गई। अपने सरदार के बिना उनका संपूर्ण रक्षा कवच किसी काम का नहीं था, इसलिए अब उसका असर खत्म हो गया था। ये देख, शाही शेर जोरों से हंसने लगा। उसकी तलवार अभी भी यहाँ वहां हो रही थी, जिसे चंद्र कबीले वाले रोकने में नाकामयाब हो चुके थे, इसलिए धमाकों के साथ यहाँ वहां उड़कर गिर रहे थे। चंद्र कबीले वाले कचरे की तरह जमीन पर बिछ गए। गंगा की घाटी में हयग्रीव के पास एक ऊंची जगह थी, जहां से वो ये सारी लड़ाई देख रहा था। सरदार सहस्त्रबाहु तो अब शहीद हो गए। हमने जितना सोचा था ये तो उसके भी पहले हो गया। मुझे याद है कि ये हमेशा सतरंगा अजाफुल अपने साथ रखता था, है ना? वही इसके ठीक होने की उम्मीद थी। अब वो भी चल गया होगा, है ना? शैतानी जादूगर अलगू के बहरूपिये ने हंसकर कहा, सतरंगा अजाफुल शुरू से आखिरी तक मेरे ही पास रहा। हयग्रीव ने अपना हाथ पलटकर सतरंगा अजाफुल प्रकट करते हुए कहा। अलगू ये देखकर हैरान था। उसका बहुरूपिया हमेशा हयग्रीव के हाथ के नीचे ही रहता था, लेकिन उसे भी भनक नहीं पड़ी थी कि कब हयग्रीव ने असली सतरंगा अजाफुल को नकली में बदल दिया था। अब वक्त हो गया है। अगर शाही शेर ने चंद्र कबीले के और लोगों को मारा तो हम नई रक्षा विधि नहीं कर पाएंगे। हयग्रीव ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और अपनी जगह पर उड़ने लगा। थोड़ी ही देर में हयग्रीव अपनी तलवार पर सवार हो गया। तलवार कुछ ही समय में उसे गंगा घाटी से बाहर की तरफ ले गई। सभी लोगों ध्यान दो और शांत रहो। अब से तुम लोग मेरी बात मानोगे। हयग्रीव की आवाज पूरे गंगा घाटी में गूंज गई। चंद्र कबीले ने जैसे ही हयग्रीव की आवाज सुनी, वो अचानक शांत हो गए। बहुत ही जल्द हयग्रीव की बात मानते हुए कबीले वाले फिर से एक रक्षा कवच बनाकर तैयार हो गए। उनमें हिम्मत दोबारा लौट आई थी। अब वे फिर से शाही शेर से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। तुम आखिर बाहर आ ही गए हयग्रीव, शाही शेर ने हंसकर कहा। मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था शाही शेर भाई, हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहने के बाद उसने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरी गंगा घाटी में रक्षा कवच शुरू हो गया। लड़ाई अब किसी भी पल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। राज ने इस मौके का फायदा उठाकर कुछ तस्वीरें और ली और उन्हें पहाड़ी महारथियों के साथ साझा कर दिया। सीनियर शल्य, मैंने आपके जादुई पंख का इस्तेमाल किया और उनका सरदार राख हो गया, राज ने कहा। मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था। उसके शरीर में वाग लंबे समय से थी और लगातार इलाज करवाने के बाद उसमें कुछ खामियां आ गई थीं। इसी कारण उसे पंखे से काबू किया जा सकता था और फिर जो हुआ वो तुम्हारे सामने था, शल्य ने कहा। राज, मैंने तुम्हारी भेजी तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि चंद्र कबीले की इस रक्षा विधि में कुछ गड़बड़ है। राज, क्या तुम कोई साफ तस्वीर ले सकते हो? तिलिस्मक ने कहा। असल में तिलिस्मक सिर्फ तिलिस्म का ही जानकार नहीं था, बल्कि वो सेना विधियों में भी महारत हासिल किए था, इसलिए वो थोड़े में भी चीजों को समझ जाता था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस बार साफ फोटो लूंगा। क्या शाही शेर पर कोई खतरा है? राज ने कहा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर शाही शेर चाहे तो ऐसी लड़ाइयां जीत सकता है। मुझे बस इस रक्षा विधि में कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम पहले सब चीजों की फोटो ले लो, तिलिस्मक ने कहा। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ, राज ने जवाब दिया। इसके बाद राज ने अपनी डिवाइस लेकर चंद्र कबीले की साफ फोटो लेना शुरू कर दी और उन्हें ग्रुप में भेज दिया। शाही जूनियर भी राज की डिवाइस में झांक कर ये सब देख रही थी। यहाँ वाकई मुझे दिक्कत समझ आ रही है। इस विधि से ये लोग कम समय के लिए बहुत भयानक लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से सच तो ये है कि इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हैं। श्यामंतक, जरा तुम ध्यान से देखो इसे। इस घाटी के आकार को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तिलिस्मक ने कहा। सही कहा, घाटी का आकार और ये विधि दोनों मिलकर बहुत ही भयानक मंजर सामने लाने वाली हैं, श्यामंतक ने कहा। श्यामंतक की बात के बाद अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। राज, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम कुछ फायदा कमाना चाहोगे? तिलिस्मक ने पूछा। कैसा फायदा? राज ने पूछा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें काफी सारा ट्रेनिंग मटेरियल मिल सकता है, जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ाने में तुम्हें मदद मिल सकती है।
और शायद इससे तुम्हारा मन का दरवाजा जल्दी हासिल हो सकता है। इसके अलावा तुम अपना आधार बनाने का काम भी जल्दी निपटा सकते हो। हालांकि इसमें थोड़ा खतरा है, लेकिन शाही शेर के रहते तुम मरोगे नहीं। तिलिस्मक ने समझाते हुए कहा। मुझे क्या करना होगा? राज ने तुरंत पूछा। राज के लिए अपना आधार पूरा करना वाकई बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए वो किसी भी खतरे से गुजरने के लिए तैयार था। देखो, मैंने एक तस्वीर में लाल गोला बनाया है, उसे देखो, तिलिस्मक ने बताया। जब राज ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो वो लाल गोला उससे 400 मीटर की दूरी पर था। राज, तुम्हें जगह समझ में आ गई? जैसे ही समझ जाओ मुझे तुरंत बताओ, इसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा, तिलिस्मक ने कहा। मिल गई, राज ने जवाब दिया। अभी राज बिल्कुल भी अकेला नहीं था। वो इस लड़ाई को पहाड़ी महारथियों की मदद से लड़ रहा था और ऐसे में उसके हौसले आसमान पर थे। अभी उसे हार जैसी चीज का कोई डर ही नहीं था, ना ही उसे खतरा महसूस हो रहा था। इतने ताकतवर पहाड़ी महारथियों के सपोर्ट से राज बड़ी से बड़ी जंग लड़ने को तैयार था। फिर ये तो बस तस्वीरों को जगह देखकर जगह समझने और आगे बढ़ने जैसी चीज थी। क्या राज किसी बड़े खतरे में पड़ने वाला था? क्या राज को कुछ काम की चीजें मिल पाएंगी या उसकी मेहनत बेकार ही जाएगी? तुम क्या करना चाहते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। अभी मैं तुम्हें 2 हिस्सों में काट दूंगा और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, शाही शेर ने कहा। शाही शेर भाई, तुम बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच जाते हो। इतना खुद को रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। चंद्र कबीले के इस नए संपूर्ण सुरक्षा कवच के चलते मैं अपनी शक्तियों को एकदम नए स्तर पर ले जा सकता हूँ। अब हमें हमारी तलवारों से ही बात करवानी चाहिए। ये मजेदार होगा ना? हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी तलवारों को बात करनी चाहिए? तुम्हें लगता है कि मेरी तलवार के आगे तुम्हारी तलवार टिक भी पाएगी? मुझे ऐसा करने में कोई रुचि नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, शाही शेर ने कहा। असल में शाही शेर को मुकाबला करने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसे पहाड़ी महारथियों में लड़ाकू कहा जाता था। लेकिन आज वो बस मार काट करने के मन में था। जिस तरह पहली और दूसरी रैंक के जादूगरों में ताकत का बड़ा अंतर होता है, चौथी और 5वीं रैंक के जादूगरों में भी बड़ा अंतर है, शाही शेर ने कहा। हाँ, मुझे पता है, हयग्रीव ने सिर हिलाकर कहा। नहीं, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे लिए हर चीज काला अक्षर भैंस बराबर जैसी ही है, शाही शेर ने हंसकर कहा। इसके बाद उसका शरीर सुनहरा चमकने लगा। शाही शेर ने 5वीं रैंक के सिद्ध चक्र का नमूना सामने रख दिया था, जिसमें जादूगर की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आत्मीय ऊर्जा और कुंडलिनी दोनों का ओरिजिन एक ही होता है, लेकिन आत्मीय ऊर्जा कुंडलिनी की शक्ति से बढ़कर होती है। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना लोहे की तलवार और लकड़ी की तलवार में होता है। जब से शाही शेर की कुंडलिनी जागृत हुई थी और वो जादूगरी के ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया था, तब से उसका मुकाबला करने के काबिल कम ही लोग बचे थे। यहाँ तक कि पहाड़ी महारथियों में लड़ाकू जादूगर त्रिकालदर्शी को भी मौत के डर तक शाही शेर ने हराया था। इसलिए आमतौर पर किसी भी मुकाबले में शाही शेर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता था। शाही शेर ने हयग्रीव की तरफ अपनी उंगली दिखाई, जिससे उसके सिद्ध चक्र में आत्मीय ऊर्जा निकलकर उसकी उंगली की तरफ जाने लगी। शरीर से निकलने के साथ ही ये ऊर्जा सुनहरे मोती में बदल गई और सीधा हयग्रीव की तरफ बढ़ गई। मोती की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे बाकी जादूगरों को सिर्फ सुनहरी रोशनी ही दिखाई दे रही थी। इस छोटे से आत्मीय ऊर्जा के मोती में 80 तलवारों जितनी ताकत थी। सुरक्षा कवच शुरू करो, 5वीं विधि अपनाओ, हयग्रीव ने धीरे से चिल्लाकर कहा। नया संपूर्ण सुरक्षा कवच, 5वीं विधि। चंद्र कबीले के लोगों ने मिलकर एक साथ चिल्लाया और यहाँ वहां होने लगे। सभी चंद्र कबीले वाले जोश से भर चुके थे। उन्होंने इस विधि में अपना सब कुछ झोंक दिया था, जिससे उनकी ताकत एक साथ मिलकर हयग्रीव की ताकत बढ़ा सके। ठीक तभी गंगा घाटी के ऊपर खून भरा धुआं छाने लगा और हयग्रीव के चारों तरफ कवच आ गया। पलक झपकने के साथ ही सुनहरा मोती उस तक पहुंचने को हुआ। आत्मीय ऊर्जा से भरा सुनहरा मोती खून के धुएं में
घुसा, लेकिन ये कवच बहुत ही कमजोर निकला। कुछ ही समय में मोती हयग्रीव के सामने था। मोती जाकर कवच से टकराया। चंद पलों में ही कवच भी कांच की तरह टूटकर बिखरने लगा। शायद ये कवच किसी तरह का तिलिस्मी हथियार था जो 5वीं रैंक के जादूगर के हमले को रोक सकता था। हालांकि ये सिर्फ आम 5वीं रैंक के जादूगर के लिए था, शाही शेर जैसे ताकतवर जादूगर के लिए नहीं। शैतानी जादूगर अलगू, अब तुम्हारी बारी, हयग्रीव ने अपनी आस्तीन खोलते हुए कहा। इतने में ही अलगू का बहरूपिया अजीब ढंग से हंसने लगा और इसके पहले की कवच पूरी तरह टूट पाता, अलगू का शरीर चमका और उसने सुनहरे मोती को निगल लिया। इसके बाद अलगू का बहरूपिया सामने की तरफ उड़कर चला गया। अभी उसने 50 मीटर की दूरी ही तय की होगी कि मोती में जोरदार विस्फोट हो गया। मोती फूट चुका था और अलगू का बहरूपिया भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। यह धमाका इतना तेज था कि अलगू भी हवा में दूर उछल गया। इतने में हयग्रीव ने एक और सुरक्षा तिलिस्म का इस्तेमाल कर लिया। तब जाकर वो विस्फोट के असर को पूरी तरह से रोक पाया। मुझे पता ही था, सिद्ध चक्र की ताकत का अंदाजा मुझे पहले से ही था। विस्फोट के असर के बाद हयग्रीव ने रुक कर कहा। हयग्रीव को बहुत अच्छे से पता था कि एक ताकतवर जादूगर से निपटने के लिए खुद भी ताकतवर होना पड़ता है। शाही शेर का हमला रोक दिया गया था, लेकिन चंद्र कबीले वालों को शाही शेर को शक्ति का अंदाजा हो गया था और ये देखकर वो इतने घबरा गए कि उनकी सांसें अपने आप तेज चलने लगी थी। शाही शेर की ताकत का सामना करके उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाने के अलावा इस लड़ाई में और किसी भी तरह की भागीदारी नहीं निभा सकते। सभी चंद्र कबीले वाले अपने अंदर की पूरी ताकत लगाकर संपूर्ण सुरक्षा कवच को देते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसा करके वो लोग शाही शेर के हमले को रोक लेंगे और उसके बाद शाही शेर को धूल भी चटा देंगे, लेकिन उन्हें पता लग पाता इसके पहले ही उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्हें हाफी भरने लगी। हयग्रीव जी, एक समय के बाद चंद्र कबीले के लोगों को हिम्मत टूट गई। ये हो गया। चंद्र कबीले की भीड़ में से धुएं में ढके हुए एक आदमी ने बाहर आकर कहा और अचानक ही गायब हो गया। ये शैतानी जादूगर अलगू था। वो अपने असली शरीर को चंद्र कबीले की भीड़ में छुपा कर बैठा था और अपनी शैतानी टेक्निक की बदौलत चंद्र कबीले वालों को पागल बना रहा था, ताकि वो सभी पागलों की तरह लड़ाई करते रहे। हयग्रीव बड़ी मुश्किल से खुद को काबू कर पाया और शाही शेर की तरफ देखने लगा। हयग्रीव के चेहरे पर किसी भी तरह का अफसोस नहीं था कि वो इतने ताकतवर योद्धा से क्यों भिड़ा, बल्कि उसे गर्व महसूस हो रहा था। फिर क्या तुम इन्हीं तिलिस्मी खजानों और जादुई खजानों के भरोसे अपनी आखिरी सांस लेने वाले हो? आओ मेरी तलवार, शाही शेर ने अजीब ढंग से कहा। जादुई तलवार उड़कर शाही शेर के हाथ में आ गई। बिना तलवार की सवारी किए शाही शेर बीच हवा में उड़ने लगा, जैसे वो जमीन पर ही खड़ा हो। उस दौरान शाही शेर की तलवार की ताकत स्वर्ग को पछाड़ देने के काबिल थी और शाही शेर के हाथ में तलवार थी, जबकि उसके सामने खड़ा आदमी तलवार का इस्तेमाल करने के मूड में नहीं था। शाही शेर की तलवार की ताकत देखकर हयग्रीव का शरीर कांप रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं अपने सारे तिलिस्मी खजानों और जादुई खजानों का इस्तेमाल भी कर लूंगा तो भी तुम्हारी तलवार के तीसरे हमले को रोकने में काबिल नहीं रहूंगा, हयग्रीव ने कहा। ये सुनकर शाही शेर ने अपनी भौहें ऊपर कर ली। असल में जब तुम गंगा घाटी में आए तो मेरी योजना अपने आप कामयाब हो गई थी, हयग्रीव ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए मुस्कुराकर कहा। हयग्रीव के हिसाब से सब कुछ उसकी मुट्ठी में था और अब उसकी मुट्ठी खोलने का वक्त आ चुका था। देखा शाही शेर भाई, तुम्हें चंद्र कबीले के लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं? वो सभी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर संपूर्ण सुरक्षा कवच को ताकत दे रहे हैं। उनके दिमाग में अभी एक ही चीज चल रही है कि तुम्हें कैसे हराएं। मेरी योजना में तुम्हारा यही इस्तेमाल था। इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। तुम्हें बस वहीं खड़े रहना है और चंद्र कबीले वालों पर दबाव बनाकर रखना है। तुम्हें रोकने के लिए वो अपना सब कुछ झोंक देंगे। वो अपने अंदर मौजूद शक्ति का एक एक कण इस सुरक्षा कवच में डाल देंगे।
हयग्रीव ने अजीब ढंग से कहा और शाही शेर को घूरने लगा। शाही शेर को मालूम भी नहीं था कि हयग्रीव इतना निर्दयी हो सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मैंने जो संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाया है वो बहुत ही लालची है। ये सिर्फ इन लोगों की शक्ति ही नहीं बल्कि इनके अंदर मौजूद जिंदगी को भी सोख लेगी। इन लोगों के मन में मुझे लेकर इतना विश्वास है कि ये लोग अंधे हो चुके हैं। ये लोग अपने आप को बलिदान कर देने में भी झिझक नहीं करेंगे। इन लोगों से अच्छी बलि मुझे और कोई मिल भी नहीं सकती थी। मेरे बलि के बकरे, हयग्रीव ने दुष्टों की तरह हंसकर कहा। नीचे मौजूद चंद्र कबीले के लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। वो सभी हयग्रीव का नाम पुकार रहे थे। उनकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थी। इसके बाद सभी चंद्र कबीले वाले एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। हयग्रीव ने अपने दोनों हाथ और ऊंचे कर लिए और गंगा घाटी में खूनी धुआं ऊपर की तरफ उठने लगा। शैतानी जादूगर अलगू का असली शरीर भी शैतानों की तरह हंस रहा था और अब वो हयग्रीव के पीछे दिखने लगा था। उसके शरीर की शैतानी आग पूरे आसमान में चमक रही थी। चंद्र कबीले वालों के पागलपन के पीछे अलगू का ही हाथ था। अलगू और हयग्रीव एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए और दोनों अपने हाथ हवा में उठाए रहे। वो दोनों मिलकर खूनी तलवार की विधि बना रहे थे। खूनी कबीले के बचे हुए लोग। शाही शेर अजीब ढंग से अपनी तलवार का हमला करने के लिए तैयार हो गया। आसमानी तलवार का समुद्र। शाही शेर ने ऊंची आवाज में अपनी सबसे खास टेक्निक करने का मन बनाया, लेकिन इतने सालों बाद इस जादू से कितनी ताकत निकलने वाली थी ये किसी को नहीं पता था। दूसरी तरफ तिलिस्मक राज को इस संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में समझा रहा था। ये गंगा घाटी और ये विधि असल में खूनी कबीले की खूनी तलवार विधि है जो कई सालों पहले ही तबाह कर दिया गया था। ऐसा तब किया गया जब दूसरों का बलिदान करके खूनी तलवार की ताकत बढ़ाई जाने लगी, लेकिन चंद्र कबीले वालों के मामले में इस विधि को थोड़ा बदला गया है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें एक बदलाव हुआ है या 1000। मैं इस विधि को आंख मूंद कर भी समझ सकता हूँ। क्या अब गंगा घाटी में कुछ बदलाव होना शुरू हो गए हैं? तिलिस्मक ने अजीब ढंग से कहा। एक खूनी धुएं ने उठकर पूरी गंगा घाटी को घेर लिया है और शाही शेर भी अपना हमला करने के लिए तैयार है। राज ने एक्साइटेड होकर कहा। बस तो समझो समय हो गया। जाओ राज, मैंने जिस जगह के बारे में बताया था वहां जल्दी पहुंच जाओ। इस विधि के खत्म होने का इंतजार करना और तुम्हें अमीर बनने का मौका मिल जाएगा। तिलिस्मक ने समझाते हुए कहा। राज को लंबे समय से खुद में इतना दबाव महसूस नहीं हुआ था। इसके बाद भी वो किसी चीते की तरह उस पेड़ के पास जाने लगा। क्या शाही शेर इस विधि को नहीं तोड़ पाएंगे? राज ने जाते हुए पूछा। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम इसको काबू करने वाले को भी मार दें तो भी ये विधि जारी रहेगी। अगर तुम चंद्र कबीले के लोगों को मार दोगे तो ये विधि और भी तेजी से एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये विधि शुरू हुई थी तभी चंद्र कबीले के लोग बलि के बकरे बन चुके थे। वो सभी खूनी तलवार की कुर्बानी बन गए थे। ये कब हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे नतीजे पर फर्क पड़ता है, तिलिस्मक ने कहा और आगे बोला। जब तक शाही शेर एक ही झटके में पूरी गंगा घाटी को तबाह नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि शाही शेर ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक रोक कर रखना होगा। लेकिन अब शाही शेर के पास इसके लिए वक्त नहीं बचा है और हम अब बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो काबू करने वालों को मार गिराएगा। मैं वहां पहुंच गया, अब क्या करना है? राज ने पूछा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वहीं खड़े रहो और हिलना मत। अब तुम्हें अपने इनाम खुद तक पहुंचने का इंतजार बस करना है। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम ही इस मैदान से बाहर ना हो जाओ। अभी के लिए मैं चलता हूँ, अगर तुम जिंदा रहे तो मुझसे बाद में बात करना, तिलिस्मक ने हंसते हुए कहा। राज ने अपनी डिवाइस वापस रख ली और उसी जगह पर बैठ गया। क्या राज जिस बात का इंतजार कर रहा है वो हो पाएगी? क्या शाही शेर इस जंग में जीत पाएगा?